नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विधि शास्त्रम के परिवार में। मैं रवि झा, फाउंडर ऑफ विधि शास्त्रम एज वेल एज द प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर सप्ताह मैं एक कानूनी विषय के ऊपर आपके साथ एक दीर्घकालिक चर्चा करता हूं, जहां पे मेरी टीम की पूरी कोशिश होती है कि हम एक पैनलिस्ट को इन्वाइट करें और उनके साथ एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके विस्तारपूर्वक चर्चा की जाए। और आज ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर अंकिता शुक्ला मैम, द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी। हालांकि मैम, जब आपके बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था और जब मैंने आपके टीम के साथ बातचीत करने की कोशिश की, तो मैम आपके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमारे पास आई रिगार्डिंग योर इंटरनेशनल पेपर्स, नेशनल पेपर्स, योर रिसर्च पेपर्स। तो मैम, अभी भी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बहुत ही पोलाइट वे में कहा कि रवि, इतना कुछ तो है भी नहीं बताने के लिए। तो अचानक से मैम, एक सांसद है रवि किशन जी, लोकसभा में मुझे उनका किस्सा याद आ गया कि जब वो अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे थे तो सभापति महोदय ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि देखिए रवि जी, आपके पास मात्र 5 मिनट का वक्त है। तो उन्होंने कहा कि देखिए 5 मिनट तो बहुत कम वक्त है, हमारी सरकार की बहुत उपलब्धियां हैं, कम से कम 2 से ढाई घंटा चाहिए, तब जाके हम इस बात को पूरी तरीके से कन्वे कर पाएंगे, जो कि 5 मिनट मैम दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। फिर भी मैम, अगर आपका आदेश है तो उसको टाला नहीं जा सकता है। तो मैम, अगर आपके बारे में बात करूँ तो आपका जो कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो फैमिली लॉ है, ह्यूमन राइट्स है और क्रिमिनल लॉ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, आपके अभी तक वर्तमान में टोटल 28 पेपर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हो चुके हैं। इसके अलावा मैम 22 रिसर्च पेपर भी हैं और इसके साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के मैक्सिमम जितने लॉ कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप एज ए विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं, जहाँ पे आप अपनी सेवाओं को दे रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, अगर मैं ये कहूँ कि उनका जो एक एडिटोरियल बोर्ड होता है, जहाँ पे उनके नोट्स होते हैं, जहाँ पे उनकी मैगजीन्स होती है, उनका पब्लिकेशंस होता है, उसके अंदर भी मैम एक महत्वपूर्ण भूमिका को आप होल्ड करती हैं। और अंकिता मैम, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और मैम, आज जिस विषय पे आपके साथ चर्चा की शुरुआत में करने के लिए जा रहा हूं, वो टॉपिक है मैम लॉज ऑफ अडॉप्शन अंडर द इंडियन लीगल सिस्टम। अब मैम, जब सवाल हम अडॉप्शन की बात करते हैं तो अडॉप्शन को लेके मैम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे जहन में निकल कर आता है कि ज़रूर यहाँ पे बच्चों का ही अडॉप्शन किया जाएगा। हालांकि मैम, हम बहुत सारी हिंदी मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे डायलॉग्स निकल कर आते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि माँ बाप का भी अडॉप्शन हो सके। क्योंकि मैम, जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पे एक तरफ हमें अनाथ आश्रम भी देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें वृद्धाश्रम भी देखने को मिलता है। तो कई बार ऐसी चर्चा होती है कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ क्लब किए कर दिया जाए या एक ही प्रीमाइसेस में दोनों को स्टैब्लिश कर दिया जाए, ताकि जो बूढ़े माँ बाप हैं उन्हें एक बच्चे का प्यार मिल सके और जो बच्चे हैं, नाबालिग हैं, उनको कहीं ना कहीं एक माँ बाप की गार्जियनशिप भी मिल सके। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में भारत में अडॉप्शन से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं और उनको गवर्न करने का मैम तरीका क्या है। अंकिता मैम प्लीज। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दूं उससे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने मुझे इस लायक समझा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस चैनल पर आकर अपने व्यूज़ व्यक्त कर सकूं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दूसरा, जो आपका सवाल था और जो आपने अपनी शुरुआत करी सवाल से, वो बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि जब हम अडॉप्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ये इसेंशियल पॉइंट चलता है कि शायद अडॉप्शन ऑब्वियसली बच्चों से ही रिलेटेड होगा, और क्यों ना हम इसको ऐसा बनाएं जो आपने बोला कि हम एक दूसरे की कंपनी की बात करें, जिनके पास बच्चे नहीं है उनको हम बच्चे दें, और जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है क्यों ना हम उनको माँ बाप दें, या फॉर दैट मैटर जी वाइस मैम। वर्सा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी सोच है। और रही बात अडॉप्शन की, तो सैडली हमारे देश में अडॉप्शन बड़े बूढ़ों का नहीं हो सकता। ज़्यादातर हम बस उनके लिए मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके लिए हमने एक अलग लॉ बना रखा है, वेलफेयर सिटीजन्स ऑफ पेरेंट्स एक्ट ऑफ 2007, हमारे जी पास वो लॉ है। रही बात अडॉप्शन की, तो हमारे देश में, जो आपका सवाल था, हमारे देश में 3 इसेंशियल लॉज चलते हैं जी जो अडॉप्शन फॉर चिल्ड्रन गवर्न करते हैं। पहला है हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, दूसरा है हमारा गार्डियंस एंड वर्ड्स एक्ट 1890 का, और तीसरा है हमारा बड़ा बड़ा ही नया लॉ है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015, 2000 का था, फिर उसको हमने रिप्लेस किया 2015 में। अब ये 3 ऐसे लॉज हैं, अगर आप देखेंगे रवि, तो ये तीनों लॉज आप बात अडॉप्शन की ही करते हैं, या पोर्शंस ऑफ अडॉप्शन की करते हैं, या आप कह लीजिए काइंड्स ऑफ अडॉप्शन की बात करते हैं, और ये अलग अलग डोमेन में भी चलते हैं। जैसे मैंने पहले जो लॉ बताया, हिंदू अडॉप्शन एंड जी। मेंटेनेंस, मैं थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं नहीं नहीं, इनको बिल्कुल मैम।
तो थैंक यू। तो अगर आप हिंदू अडॉप्शन की बात करें तो ये लॉ नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिलीजन स्पेसिफिक लॉ है। बिल्कुल ये मैम। सिर्फ हिंदुओं पे ही गवर्न करता गवर्न है होता है। और ये आया 1956 में था। इसकी आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स को ये एक राइट कंसीडर किया गया है। है। जी, जी। राइट देता है कि भाई आप अडॉप्ट करिए। और अगर आप देखें तो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ये किसी लॉ का मोहताज नहीं था कि हमें लॉ चाहिए तो ही हम अडॉप्ट करें। हमारे यहाँ दत्तक पुत्र सदियों से चला आ रहा है। जी। ये कैसी परंपरा है कि हमारे यहाँ होता था अडॉप्शन। सिर्फ इतना सा फर्क था कि हमारे यहाँ लड़कियों का या कन्याओं का अडॉप्शन नहीं होता था। वो आप पढ़ेंगे अब जब हम ये आगे डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने थोड़ा सा चेंज किया है इस लॉ को कि हम अब जब अडॉप्शन है तो अडॉप्शन कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। हमारा पर्पस है कि बच्चों को अडॉप्ट किया जाए या बच्चों को परिवार दिया जाए, तो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। दोनों हो सकते हैं। अब आप दूसरा देखिए जो मैंने लॉ बताया, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट। तो ये लॉ 1890 का है। ये प्री इंडिपेंडेंस लॉ है। तो आप कह लीजिए कि हिंदुओं के पास जब कोई लॉ नहीं भी था तो हम्म। भी ये उनको गवर्न करता था। गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट से ही हम चलते थे। बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पे टर्म गार्डियन यूज होता है, वहां पे अडॉप्शन यूज होता अडॉप्शन है। यूज होता है। जी, तो इनका दोनों का पर्पस भी आप देखेंगे, दोनों का या कह लीजिए विजन भी अलग है। दोनों का एक तरीके का ऑब्जेक्टिव भी अलग है और दोनों की राइट्स और लाइबिलिटीज ओवर अ चाइल्ड ऑल्सो इज वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू अडॉप्शन। एंड ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब आप आगे हम बात करेंगे तो जी। हम आगे चलते चलते रहेंगे। और रही बात जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की 2015 की, ये लॉ इसेंशियली अगर आप देखें तो तीन चीजों से डील कर रहा है। एक तो ये डील करता है, नॉट रादर तीन, दो ही। एक है आपका जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ या जुवेनाइल डेलिंक्वेसी जिनको हम बोलते हैं। जी। और दूसरा है हमारा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में ही जनरली हमारा जो पर्पस है या चैप्टर है ऑफ अडॉप्शन, चैप्टर 8, वो उसमें आ जाता है। तो वो बड़ा, आप उस लॉ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो लॉ बड़ा प्रोग्रेसिव है। वो लॉ हमारे लिए एक छोटा स्टेप है टूवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म कि सिविल हाँ, कि हमको भाई सबके लिए, हर रिलीजन के लिए, भले आपने उसको रिकग्नाइज किया है या नहीं किया है, हर परिवार को और हर माँ बाप को एक राइट है अपने लिए बच्चा लाने के लिए, या बच्चे के पास राइट है अपने लिए घर और एक अच्छा परिवार लेने का। तो वो लॉ वैसे बना हुआ है। तो अभी के लिए हमारे यहाँ यही 3 लॉज हैं जिसमें सब कुछ गवर्न होता है। उन्होंने कारा भी गाइडलाइंस भी डाल रखी हैं, सारे रेगुलेशंस भी हैं जिसके अंदर आपके अडॉप्शंस गवर्न होते हैं अभी हमारे देश में। जी। तो अंकिता मैम, अभी जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले भी अडॉप्शन का प्रोसेस हमारे यहाँ था। और जितना मैंने अपने बचपन में देखा है तो कहीं ना कहीं मैम अडॉप्शन को इट्स अ टूल यूज़ किया जाता था वंश को आगे बढ़ाने के लिए। द रीज़न इज़ दैट मैम कि कहीं ना कहीं उस परिवार में कोई उनका बच्चा नहीं होता था। हमने रानी लक्ष्मीबाई का भी दौर देखा है विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड गूगल्स। तो मैम यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक मानसिकता या एक विचारधारा अवश्य होती थी और उनका एक ऑब्जेक्ट होता था कि नहीं, हमें सिर्फ लड़का ही अडॉप्ट करना है, मतलब लड़कियों को तो कोई पूछता ही नहीं था। तो मैम ये जेंडर बाइसनेस जैसी चीज़ें अडॉप्शन की परव्यू में हमें देखने को क्यों मिलती थी पहले के समय में? पहले के समय में देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि हमारे यहाँ पे हमको अपना नाम आगे, वंश चलाना होता जी। था आगे। तो वो मैं रवि जी, मैं आपकी इस बात से थोड़ी सी असहमत हूँ कि ये पहले का टाइम है। ये आज शायद आज के टाइम में भी है। शायद आप कह लीजिए आज हम खुल के नहीं बोलते हैं, बट आज भी आप हमारे देखेंगे हमारे समाज में ऐसी चीजें चल रही हैं कि हम प्रेफर जनरली लड़कों को ही करते हैं करते हैं। ओवर गर्ल्स। तो इसलिए शायद आप कहिए हमारे पास पीसीपीएनडीटी टाइप के लॉज हैं जहां हमको लड़के सेक्स सिलेक्शन बैन जी किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बिल्कुल इसीलिए है कि भाई आपको लड़का चाहिए ही क्यों, बच्चा हम्म। बच्चा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप पहले के समय में देखें तो हमारे पास 2 पर्पस होते थे लड़का ही प्रेफर करने का। एक तो आपने जैसा बताया कि हमको अपनी लीनिएज आगे लेके जानी है। जी। दूसरा जो हमारे संस्कार होते थे, तो जो दाह संस्कार होता था जी। वो हमारे समाज में माना जाता था कि सिर्फ लड़का ही कर सकता है। लड़कियों को तो अलाउड भी नहीं होता था कि वो वहां तक जाएं और अपने बिल्कुल। माँ बाप को अंतिम विदाई दें। तीसरा अगर आप देखें तो जो पिंडदान होता है, जी। वो भी हमारे समाज में सिर्फ लड़कों का ही हक माना जाता है कि भाई वो पिंडदान देंगे तो उनके जो पूर्वज हैं उनको सैल्वेशन मिलेगा या उनको मुक्ति मुक्ति मिलेगी। मिलेगी। तो इस भंवर से, इस माया जाल से, तो ये हमारा एक, क्योंकि हमारे समाज को, या आप कह लीजिए हमारा हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमारे रिलीजन और हमारे इन संस्कारों में इतना ज्यादा घुसा हुआ है कि हमारे कुछ कुछ लॉज आप देखेंगे बिल्कुल उसका, उसकी एक प्रतिरूप है, एक बिल्कुल जी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल है बिल्कुल। उसका। तो ये कह लीजिए हमारा पहले का लॉ भी यही दिखाता था, यही दर्शाता था कि लड़कों को ही प्रेफर करिए और लड़कियों को क्यों नहीं प्रेफर किया जा रहा था, क्योंकि देखा जाए तो लड़कियां बोझ मानी जाती थी तब भी, और लड़कियां आज भी कई ऐसे समाज में बोझ ही मानी जाती हैं, क्योंकि हमारे
उनसे जुड़ी हुई कई ऐसी प्रथाएं चल रही हैं हमारे देश में, जो आज भी हम लड़ ही रहे हैं उनसे। हम ये नहीं कह सकते कि पोलियो की तरह हमने उनको बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया है, परसेंटेज कम हो गया होगा, बट आज भी चलता है। हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज चल रही है, लड़कियों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो हमारे जो लॉज थे 1890 का अगर आप लॉ देखेंगे, तो सबसे अच्छी बात इनकी ये थी रवि जी की, वो लॉ गार्डियन एक तो डील करता था, जी। दूसरा वो जेंडर की बात नहीं करता था। हम्म। उसने कहीं नहीं बोला कि आप लड़कों के ही गार्डियन बने। जी। वो बस इनका उतना बोलता था कि कोई बच्चे का माँ बाप नहीं है या माँ बाप नहीं बन सकता उसका गार्डियन, नेचुरल गार्डियन, तो किसी को भी बना दीजिए, और वो किसी का भी हो सकता है जो भी बस 18 साल के नीचे है। तो बिल्कुल। वो थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल था। पर जब हमने अपना हिंदू लॉ बनाया 1956 का, वहां आप देखेंगे अंटिल 2010 जो हम जी। अमेंडमेंट लेकर आए, 1956 से 2010 हमको इतने साल लग गए ये रियलाइज करने में कि वहां जेंडर डिस्पैरिटी है। बिल्कुल। हमने औरतों को ना तो राइट दिया है अडॉप्शन का, और ना ही हमने लड़कियों को राइट दिया अडॉप्ट होने का। तो ये आप कहिए हमारा हिंदू लॉ जो था वो हमारे कस्टम से चला आ रहा था, और हमारा कस्टम, जैसे कि आपका सवाल ही शुरू हुआ, वो बिल्कुल यही था कि लड़कों को अडॉप्ट करना है। और पेट्रियाकल सोसाइटी थी हमारी, मिसोजिनिस्ट थॉट्स हैं हमारे यहाँ, तो वो हमारे लॉज में भी बड़ा अच्छे से, बहुत बहुत ही सीमलेस तरीके से आप कहिए रिफ्लेक्ट हो रहा था कि हमें किसको राइट देनी है और किसका राइट हमें कर्टेल कर लेना है। तो अंकिता मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे एक मेरे मन में ऐसा सवाल आ गया था। आपने इस बात का जिक्र किया कि पहले भी बोझ समझा जाता था और आज भी मैम बोझ समझा जाता है। आई टोटली एग्री। बट मैम, आपको नहीं लगता कि जो बोझ समझना वाला जो शब्द है, आमतौर पे एक महिला ही महिला की ज़्यादातर केसेस में दुश्मन होती है? क्योंकि मैम, मैं खुद भी एक पिता हूँ, मेरी भी एक बिल्कुल। बेटी है मैम, 3.25 साल की। तो मैम, जो मैंने अपना अटैचमेंट उसके साथ देखा है मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, भाई हर व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार में एक बेटा हो, एक बेटी हो। एक बेटा पहले हो जाए ताकि नेक्स्ट बार अगर ट्राई करे तो एक बेटी हो जाए। क्योंकि मैम, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे और ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा बच्चे होंगे तो रिलेशनशिप ज़्यादा होंगे, लाइक चाचा बन सकते हैं आप, बुआ बन सकती हैं, मौसी बन सकते हैं। पता चला एक एक बच्चा हुआ, एक लड़का एक लड़की, तो पता चला ना कोई चाचा उसको मिलेगा, ना कोई उसको मामा मिलेगा, ना कोई मौसी मिलेगी, एंड ऑल दैट। तो मैम, बहुत सारे केसेस में हमने देखा, इवन कि डाउरी केसेस में भी देखा है मैम, कि ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो एक फीमेल का ही फीमेल के अगेंस्ट रहता है। तो मैम, इससे आप कहाँ तक इत्तेफाक रखती हैं? मैं कहाँ तक नहीं, मुझे ऐसा लगता है रवि, मैं बिल्कुल इससे 100% अग्री करती हूँ। औरत की दुश्मन औरत ही है। आई एम माई सेल्फ अ वुमन, और शायद अगर आप ये पिन आउट करने जाएंगे तो शायद लोगों को बुरा भी लगेगा मेरा ये स्टेटमेंट। बट ये मेरे जो अभी तक जो मैंने देखा है, जो मैं पढ़ रही हूँ लॉ, या जो भी हमने केसेस देखे हैं, उनमें मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे मदर इन लॉ ही एक, कह लीजिए आप, शुरुआत वाली वो बिल्कुल पिन होती बिल्कुल। हैं जो चुभना शुरू होती हैं। जी। उसके बाद उनकी सिस्टर इन लॉ या फिर बाद के रिलेशंस आते हैं। हम्म। फादर इन लॉ आई थिंक बड़ा देर में वो पिक्चर में आते हैं, बिल्कुल। और बेचारा जो पति है वो तो कह लीजिए थाली का बैंगन बन जाते हैं, ना इधर के रह जाते हैं ना इधर के रह जाते हैं। जी। तो मुझे आपका ये बिल्कुल कहना ठीक लगा कि औरतों का बड़ा इसमें महत्व है और थॉट है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो देखते आ रहे हैं ना रवि, जैसे मेरे साथ अगर मेरी सास ने बुरा किया है, तो मैं चाहूंगी मेरी बहू है तो मैं उसके साथ भी वही करूं जो मेरी सास ने किया था, और जो मेरी सास ने किया मेरे साथ, उनकी सास ने भी वही किया हुआ है। तो ये एक तरीके का आप कहिए विशिष्ट सर्कल है, जो हम एक दूसरे को एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ऑफ देयर ओन मेडिसिन, जी। कि आई हैव गॉन थ्रू द सेम एक्सपीरियंस, व्हाई नॉट यू, व्हाई शुड यू बी बेरेफ्ट ऑफ इट। तो ऑफ कोर्स। ये आई थिंक अब आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने देखा है अपने घर में आपकी बहन के साथ कैसा ट्रीटमेंट रहा है, आपकी माता जी के साथ कैसा रहा है, तो शायद आप वही सेम चीज अपनी वाइफ को और अपनी बच्ची को भी कर रहे हैं। और आई एम श्योर जो आपकी बच्ची देखेगी या जो आपकी वाइफ देखेगी, कल को अगर आपको बेटा होगा तो आप ये देखेंगे कि उनके पिताजी ने उनको कैसा किया, तो वही वो चीज आगे लेकर जाएंगी। अगर आपकी वाइफ के साथ आपकी मदर अच्छा ट्रीट कर रही है, तो वो आपकी बहू को बिल्कुल ऐसा कोई प्रताड़ना नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस ही नहीं करी है। देखिए, एक्सपीरियंस हम नहीं अपने किया। घर में एज अ बेटी रहते हैं, तो हम बिल्कुल। कहते हैं कि हमको राजकुमारियों की तरह रखा जाता है। जब हम आपके घर आते हैं तो हमको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, हम वही चीज आगे लेकर जाते हैं। बिल्कुल। और ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके घर में आपकी जो होम मिनिस्टर हैं वो आपकी मदर और आपकी वाइफ हैं। आपका घर एक जो होम बनता है वो आपकी बीवी की वजह से है, या वो आपकी माता जी की वजह से, अब आपकी बेटी की वजह से भी है। तो बिल्कुल। घर में एक वो अच्छा माहौल, आप शाम को जाइए, कितनी भी थकान हो, आप अपनी बेटी को देख लीजिए, सारी थकान यूं छू हो जाती है, बिल्कुल पता ही नहीं बिल्कुल मैम। चलता। आपका कोर्ट में कितना भी खराब दिन गया हो, जज ने डांट फटकार किया हो, कुछ नहीं, बिल्कुल आपकी मैम। बेटी ने आपको प्यार से बेटा पापा बोला, खत्म। नहीं तो मैम,
जी। जी। बेटी को भी देख के हो जाता है मैम, बेटी की माँ को भी देख के हो जाता है, थकान दूर हो जाती है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। मैं वही बोल रही हूँ, जैसे जी, अगर वो घर पे नहीं है तो आपको लगता है घर पे देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। आप जाएंगे, आप काम करेंगे, मतलब आपकी जिंदगी लाइफ रूटीन वैसी ही रहने वाली है जब तक बीवी वापस ना आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, बहुत और आज की डेट में, आज के समाज में मुझे ऐसा लगता है हर माँ बाप को ये समझना चाहिए कि सिर्फ लड़का ही नहीं, ये लड़की ही नहीं, लड़के को भी वैसे ही पालो जैसा हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटी के लिए लड़का मिले। तो बिल्कुल, हमें बिल्कुल। अपने घर में भी बड़ा जरूरत है एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की। और रही बात दुश्मन की, तो हाँ बिल्कुल, हमें एक जो परफेक्शन वाला वर्ल्ड चाहिए होता है वो मुझे गलत लगता है। आपको सबको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट और करना थोड़ी चाहिए। बहुत कॉम्प्रोमाइज और मुझे ऐसा लगता है अरेंजमेंट हर शादी में, हर रिश्ते में करते हैं हम रवि। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये फेमिनिज्म का जो एक थॉट है कि नहीं, मैं, आप मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करिए, थोड़ा आई एम नॉट अग्रीबल टू दैट। अगर मुझे अपना रिश्ता बचाना है और मैं थोड़ा सा झुक सकती हूँ, तो इसमें कोई गलत नहीं है जहां तक मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बच जाए। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। एक्सेस गलत है सर्टेनली, वो जी, मुझे लगता है देन हम दोनों के लिए गलत है, एज अ मेल आपके लिए और एज अ फीमेल मेरे लिए। जी। बट ये सिर्फ मेरा राइट नहीं है। हाँ, घर मेरी जिम्मेदारी भी है बचाने की, इक्वली आपकी भी है, तो बिल्कुल, सेम बिल्कुल। चीज आपके माँ बाप सबके लिए चलती है। बिल्कुल। तो अंकिता मैम, अभी जब मैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ रहा था और जब उसको गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में देखा या जेजे एक्ट में देखा, तो मैम एक शब्द निकल कर आया, दैट इज कॉल्ड कारा। इसका जी। इंटरप्रिटेशन है मैम सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो जी। आई जस्ट वांटेड टू नो मैम कि ये मैम ये काम कैसे करता है और आखिर इसका ऑब्जेक्ट और उसकी यूटिलिटी क्या है मैम? देखिए, कारा जनरली आपको मिलेगा अडॉप्शन जेजे एक्ट में। इसका जी, जिक्र पर से आपकी अडॉप्शन, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में थोड़ा सा मिल रहा है, क्योंकि आपको अडॉप्शन आज जब से हमने जेजे एक्ट बना दिया है, हमारा अडॉप्शन का हमने एक प्रॉपर अथॉरिटी बना दी, एक जी, एजेंसी बना दी बेसिकली। तो कारा वो एक एजेंसी है। अब इनका काम क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन डालते हैं एज अ प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट, तो इनका बहुत इसेंशियल काम है ये देखना कि जिन्होंने एप्लीकेशन डाली है वो एलिजिबल है भी या नहीं नहीं, बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। भाई आपकी उम्र क्या है, सबसे बड़ी चीज आपकी उम्र बिल्कुल। क्या है। दूसरा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आप हैंड टू माउथ हैं, हम्म। आपके खुद के खाने के लाले पड़े हैं, तो लाले भाई पड़े हैं। एक बच्चा आप अडॉप्ट करने वाले हैं जस्ट बिकॉज आपको लगता है आगे जाके ये मेरी लाठी बनेगा या मेरी सीढ़ी बनेगा, जी, वो पर्पस नहीं है अडॉप्शन का। अडॉप्शन का पर्पस है हमको बच्चे को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर देना है। बिल्कुल। वो तभी हो पाएगा जब आपके पास इनकम स्टेबिलिटी हो, जी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, आपकी मैरिटल स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल। वो कारण, जैसे आप पढ़ेंगे जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो उसमें आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, मेंशन है कि जब कोई दंपत्ति अडॉप्ट करेगा तो उनकी मैरिटल स्टेबिलिटी कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। मैम ये उससे क्या होता है, समझाएगी मैरिटल स्टेबिलिटी? मैरिटल स्टेबिलिटी मतलब आपका ना, जैसे आपकी शादी हुई तो 2 साल तक एटलीस्ट हम्म। आपका कोई केस नहीं होना चाहिए डिवोर्स का, जुडिशियल सेपरेशन का या आरसीआर का। ओके। आपस में कोई लड़ाई झगड़ा क्रुएलिटी कुछ ऐसा नहीं कुछ होना नहीं चाहिए। ऐसा होना चाहिए। तो मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल। 2 साल। ऐसा मानते हैं कि भाई 2-3 साल निकल गया तो फिर हाँ। तो आप लोग आदी हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शुरू के 2-3 साल बड़े मुश्किल होते हैं जी। एडजस्ट करने में हाँ, दोनों हाँ, के ही हाँ। लिए। तो ये लॉ का भी मानना है कि भाई अगर माँ बाप, मतलब आप लोग 2 साल, आप ये भी कह लीजिए 2 साल एक कोर्ट का साइंटिफिक टाइम भी है कि भाई अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आपको बच्चा नहीं हुआ, तो वो भी एक स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा कारण है कि आप 2 साल अगर आपका स्टेबिलिटी है तो आप अप्लाई करिए फॉर जी, अडॉप्शन। तो ये अडॉप्शन। दो दो साल के स्टेबिलिटी का जो रिकॉर्ड है वो कारा चेक करती है ओके। कि आपके अगेंस्ट कोई केस तो पेंडिंग नहीं है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू ट्राइड, वन। दूसरा जो मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो आईटीआर के बेसिस पे चेक करती हैं, दो ओके। साल 3 साल का आईटीआर फाइल होता है। हम्म। और अगर लेट्स से अगर आप ओसीआई हैं या आप एनआरआई हैं या आप फॉरेन सिटीजन हैं जो जी, कि जी। यहाँ पे आके बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, हम्म। तो आपका आपकी कंट्री में क्या स्टेटस है। ओके। आप क्योंकि बच्चा आप हमारे जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में लेकर जाएंगे, हम्म। तो उनमें भी वो कोर्ट ये जो कारा है वो वहाँ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी से देखती है, जी। कोऑर्डिनेट करती है, वहां से आपका सारा बैकग्राउंड निकालती है, आपका नेचर कैसा है। आप ऐसा तो नहीं है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं या बहुत डिसफंक्शनल फैमिली से आ रहे हैं। एंड आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट कारा ने जरा एम्फोसाइज करना शुरू किया है, इट इज ऑन एचआईवी एंड हेपेटाइटिस टेस्ट, ओके। मेडिकल टेस्ट बेसिकली। वो भी कोर्ट आजकल कारा गाइडलाइंस देखती है कि आप अपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे जमा करवाइए कि आप कितने फिट हैं, जिसमें वो ज्यादातर इंसिस्ट कर रही है ऑन एचआईवी और हेपेटाइटिस, अच्छा। ताकि ये पता चले कि बच्चे को आप आज तो आपने अडॉप्ट कर लिया, कल को आप रहें ना रहें, फिर बच्चे का आगे कौन देखेगा।
तो जो कि मैंने बताया उनका एक लाइफ सस्टेनेबिलिटी, तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कारा देखती है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक दूसरी चीज ये है कि आपके पास एज अ पेरेंट प्रेफरेंस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मुझे बिल्कुल ही सुंदर गुलाब जैसा दिखने वाला बच्चा चाहिए। जो बच्चा लीगली डिक्लेयर्ड फ्री है फॉर अडॉप्शन वही बच्चा आपको मिलेगा, आपकी प्रेफरेंस वहां नहीं मानी जाएगी। नहीं तो सपोज करिए मैम कि अगर कोई ऑर्फनेज है, वहाँ पे 8 से 10 बच्चे रखे गए हैं, ठीक है, तो मैम क्या वो जो ऑर्फनेज इंस्टीट्यूशन है वो डिसाइड करता है कि किस बच्चे को हमें देना है, या आपके पास कोई पिक एंड चूज का ऑप्शन वहाँ पे मैम होता है? जी, जो आप जो ऑर्फनेजेस होते हैं इनको हम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की तरह ट्रीट करते हैं। ओके। इन ये सारे रजिस्टर्ड होते हैं कारा में। वहाँ पे जैसे-जैसे बच्चे आते हैं उनकी डिटेल्स वहाँ दी जाती हैं। जो जी। कारा तो सेंट्रल हो गया, हर स्टेट में अपना सारा बोर्ड है, SARA। ऐसे आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो उनका अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोर्स चलती हैं या उनकी एजेंसीज हैं वहाँ पर। तो ये जो ऑर्फनेजेस हैं ये वहाँ पर अपना लिस्ट ऑफ बच्चे जो हैं उनको डाल देते हैं कि उनकी उम्र, उनका क्या सेक्स है, ओके। जेंडर बता देते हैं। रिलीजन तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता होता। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 चीज़ें हम वहाँ पर बताते हैं। उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन आती है, हम्म। उस एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो उसमें ऐज पूछी जाती है कि भाई आपकी क्या प्रेफ़रेंस है? क्या आप न्यू प्रेफरेंस बॉर्न है? चाहेंगे या आप 1 साल, 2 साल का चाहेंगे, जो जी। भी। तो आपकी जो एप्लीकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेफ़रेंस वुड बी देन शॉर्टलिस्टेड ठीक है। कि भाई आपको चाहिए 2 साल का बच्चा और हमारे पास इस ऑर्फनेज में 2 से 5 साल का लड़की और लड़का दोनों अवेलेबल। ओके। फिर आपको एक डेट दी जाती है कि इस डेट पर आके आप अपने जहाँ पे भी विजिट है आप विजिट ले लीजिए, मीट द चाइल्ड। आप जाते हैं, आप बच्चे से मिलते हैं, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस की जाती है कारा के लेवल पे। अब कारा क्या करता है, इस वाली एप्लीकेशन को कोर्ट भेजता है। कोर्ट ऑर्डर्स जब तक नहीं आएंगे आपका अडॉप्शन फाइनल नहीं होगा। तो जब तक कोर्ट ऑर्डर्स नहीं आते हैं इस बच्चे को प्री फॉस्टर केयर में आपको दे दिया जाएगा। ओके। हम फॉस्टर केयर ठीक की है। तरह मानते हैं कि भाई बच्चा डेवलप कर भी पा रहा है या नहीं। नहीं। तो 60 दिन 90 दिन का उसका फॉस्टर केयर होता है। उस जी। मीन टाइम में कोर्ट अपना आपके जो भी कारा ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं जो आपने उनको प्रोवाइड किए जी। उस बेसिस पे वो डिसाइड कर लेती है। उसके 6 महीने के बाद बच्चा आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है विथ प्रॉपर वैलिड कोर्ट ऑर्डर कि आज से ये बच्चा आपका हुआ। और ऐसा भी सिचुएशन है अगर फॉस्टर केयर में जब तक वो आपके पास है या तो आप नहीं जेल पर गए या बच्चा नहीं जेल कर पाया, ओके। तो इन आइदर ऑफ दिस सिनेरियो बच्चा वापस ले लिया जाएगा और उसको वापस वहीं रखा जाएगा। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है फिर। तो मैम अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ लड़का ही चाहिए, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, आप ये प्रेफ़रेंस वहाँ नहीं दिखा नहीं सकते। दिखा आप सकते। अपनी प्रेफ़रेंस दे सकते हैं, जी। बट आप इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं कि नहीं भई मुझे लड़का ही चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आपके अपने रीज़न्स हैं। तो ये डिपेंड बिल्कुल करेगा आपकी एबिलिटी पे और सूटेबिलिटी पे। तो अगर मैम हम इंडियन लॉ की बात करते हैं तो आपके हिसाब से एक मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बीइंग एज ए अडॉप्टिव पेरेंट्स? देखिए, आज की डेट में 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो जैसे मैंने बताया इनकम, जी। क्योंकि गिवन कि आजकल हम जिस टाइम में रह रहे हैं, महँगाई के ज़माने में रह रहे हैं, शायद अगर आप अपने घर के इकलौते अर्निंग मेंबर हैं, तो बच्चा पालना बड़ा मुश्किल है, जी मैम। जब तक आपके पास स्टेबल इनकम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी है एक बच्चे को अच्छा भविष्य, अच्छी पढ़ाई और अच्छा एक लाइफ़स्टाइल देने के लिए, क्योंकि हर माँ-बाप चाहता है वो कैसा भी हो, हर माँ-बाप चाहता है मेरा बच्चा मेरे से 10 गुना अच्छा हो, बिल्कुल। अच्छी परवरिश मिले उसको। जी। तो एक बात तो रही ये। दूसरी अगर आप देखें आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत उनका एक्सपेंडिचर बड़ा हेवी होता है। तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। आजकल इंजेक्शन लगाना, आपकी बच्ची है, आप बिल्कुल इस बिल्कुल। चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि उनके लिए हॉस्पिटल और ये सारे चार्जेस भी बड़े हेवी साइड में होते हैं। तो इसलिए स्टेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि 2 बच्चा 3 बच्चा होना चाहिए। भाई आपकी जितनी कुवत हो, बच्चे उतने होने चाहिए जी। ताकि आप हर बच्चे को, चाहे आप 6 भी रखें, 10 भी रखें, पर हर बच्चे को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो अगर आप बहुत अमीर हैं, अंबानी जैसे लोग हैं, तो आप रखिए क्योंकि आपके पास फिर पैसे की कोई डर्थ नहीं है। जी जी। लेकिन अगर हमारी ये कहती है कि भाई हमारे पास एक लड़की भी है, तो मुझे ऐसा लगता है आप उसको ही अच्छा फ्यूचर दे दें, वही आपके एज़ अ माँ-बाप आपका राइट पूरा हो गया, आपकी बिल्कुल ऑब्लिगेशन पूरी हो बिल्कुल। गई। आई टोटली एग्री मैम। बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि परिवार पूरा ये हमारे दिमाग में माना जाता है लड़का-लड़की हो तो ही परिवार पूरा होगा। लड़की भी है, लड़का भी है, सिंगल है भाई, हम उनसे पर्सनली कुछ अपने लिए नहीं माँगते, हमको तो चाहिए होता है कि हमारे घर में एक खेलता-कूदता बिल्कुल बिल्कुल। कोई इधर-उधर खेल रहा हो, कूद रहा हो, माँ-बाप के हाय हेलो कर ले, यही काफ़ी है हमारे लिए आज की डेट में। तो मुझे ऐसा लगता है जो कि आपका सवाल था कि अ, हमें क्यों, मतलब ये वाली चीज़ जो हमारी अडॉप्शन से रिलेटेड है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि
हमारे इस चीज में एक तो इनकम स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है। जी। दूसरा जो आप देखेंगे कई कई जगहों पर हमारे लॉज में भी लिखा हुआ है कि एक लड़का अगर कोई सिंगल लड़का है, हम्म। स्पेशली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जी। तो वो लड़की अडॉप्ट नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। आई थिंक मैम कुछ एज का डिफरेंस है। नहीं, लड़की लड़का लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं है जे एक्ट बिल्कुल। में। जे एक्ट में ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टेड है। बट मैम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में 21 मैम साल, कुछ एज का बिल्कुल, डिफरेंस है, शायद 18 साल 21 साल कुछ 21, ऐसा दिया है। 21 साल है। जी। जी, वहाँ पर आप ऑपोज़िट सेक्स है, तो हम्म। 21 साल का डिफरेंस होगा। तो ओके। अगर एक लड़का न्यूबॉर्न बेबी अडॉप्ट कर सकता है बस, तभी आपका 21 साल का डिफरेंस आएगा। अदरवाइज़ जो आपकी एज होनी चाहिए एज़ अ पेरेंट, आपकी 18 होनी चाहिए, जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी 15 से कम होनी 15 चाहिए। से कम होनी चाहिए। बट दोनों में बीच में डिफरेंस 21 का होना 21 का चाहिए। होना चाहिए। तो अगर आप अभी 21 के हैं तो मतलब आप न्यूबॉर्न बेबी अडॉप्ट करेंगे, बिल्कुल उसके बिल्कुल। अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप जेजे एक्ट पढ़ेंगे तो जेजे एक्ट बोलता है सिंगल मेल कैन नॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड ओनली। ये नॉट एक अडॉप्ट कैन चाइल्ड, नॉट कोई अडॉप्ट अ भी चाइल्ड, लिंक किसी भी सेक्स का अडॉप्ट कर ही नहीं सकता है वो। सिर्फ लड़की गर्ल चाइल्ड अच्छा, लड़की नहीं अडॉप्ट कर सकता है नहीं कर वो, सकता। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लड़का कर सकता है पर वहां गैप 25 साल का होना चाहिए। 25 साल का। हाँ, हमारा एचएएमए में 21 है, वहां 25 है। 25 सबके लिए है, सिर्फ लड़का लड़की के लिए नहीं। वहां पे अगर पेरेंट अडॉप्ट कर रहा है एज एन कपल ऑल्सो, तो आपका गैप 25 होना चाहिए। बट वहां पर आप एज देखेंगे तो कॉम्पोजिट एज, मतलब मियाँ बीवी की एज दोनों मिला के 90 होगी। तो 90। आप 0 से 2 साल के बीच के अगर आप बच्चे अडॉप्ट करें तो आपकी उम्र दोनों की मिला के 90 होनी 90 चाहिए। होनी चाहिए। जैसे आप 8 से 18 के बीच में आएंगे जी। तो आपकी उम्र 110 साल मिला के होनी चाहिए, मतलब 55-55 ओके। के आसपास। तो उसके अंदर थोड़े ज्यादा हैं। हम्म। हमारे हिंदू लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू लॉ में ऐसा नहीं आप है। मेजर हैं 18 साल और 21 साल का गैप रखिए, आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैम जैसा कि अभी आपने जेजे एक्ट का जिक्र किया कि अ मेल हिंदू कैन नॉट अडॉप्ट अ फीमेल चाइल्ड, जी। ठीक है, तो क्या मैम ये सेम प्रोसीजर फीमेल के लिए भी अप्लाई होता है कि अ फीमेल कैन नॉट अडॉप्ट द मेल चाइल्ड? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जुवेनाइल में और हिंदू अडॉप्शन में दोनों में ही ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दोनों में है। ऐसा कोई नहीं है। नहीं। तो मैम यहाँ पे एक सवाल मेरा छोटा सा आपसे और है कि जैसा कि आपने बताया कि एक एज लिमिट पेरेंट्स की होनी चाहिए, हम्म। तो मैम वो लगभग कितनी होनी चाहिए, एवरेजली कंसीडर की जाती है या इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया है? मेजर होने चाहिए, हर जगह अडल्ट मेजर आपको शब्द मिलेगा। जी। तो मेजर हमारे लॉ में मेजॉरिटी एक्ट से 18 ही मानते हैं हम। हम्म। तो 18 साल होनी चाहिए पहली चीज तो। और देख, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी वो है, ज़रूरी है। तो वो आप कमाना ही शुरू 21-22 साल के बाद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऑटोमेटिकली 22 साल 23 साल चली जाती है, जब तक आप स्टेबिलिटी आईटीआर फाइल करना शुरू करेंगे। 18 साल में कोई भी नहीं कमा रहा है, बिल्कुल तो आप बिल्कुल। पढ़ाई ही कर रहे हो, आप जी फर्स्ट जी। ईयर सेकंड ईयर में ही हो, तो इसलिए ऑटोमेटिकली आप 22-23 साल में चले जाते हो। अदरवाइज हमारा लॉ बोलता है मेजर, दैट्स इट। तो मैम अगर हम बात करें तो अभी कुछ समय पहले एक मेन इशू चल रहा था सेम सेक्स मैरिज को लेके, तो वहाँ पे मैम उन लोगों के बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे उन्होंने कहा कि हम शादी नहीं कर सकते हैं, तो हम बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते, हमारा डीएल नहीं बन रहा है। तो क्या मैम जो आजकल सेम सेक्स जो कपल्स हैं, हालांकि उनको कपल्स नहीं कहा जा सकता है टेक्निकली, तो क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं रवि, सैडली जो आपका केस था सुप्रियो जी चक्रवर्ती का, जी। आप उस केस को अगर देखेंगे तो उसमें एक तो कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है बिल्कुल हमारे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो आपका सवाल है कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं, नहीं। वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। और अभी भी आई थिंक वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे इन रियलाइजिंग देयर राइट्स, उनके, या गिविंग देम देयर ड्यूज। और ये आता भी, यस कह लीजिए, दिस स्टेम्स ओनली फ्रॉम, क्योंकि हमारा जो लॉ है, आप चाहे जेजे एक्ट पढ़ें चाहे आप हिंदू अडॉप्शन एक्ट पढ़ें, वहां पर वो मानते हैं मैरिड कपल जी। कैन अडॉप्ट। अब आप मैरिड कपल को इंटरप्रेट करिए हिंदू मैरिज एक्ट से, तो हिंदू मैरिज एक्ट में मैन एंड वीमेन ओनली कैन मैरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये दोनों लॉ कनेक्ट होके सेम सेक्स कपल्स को अपने आप ही उस परव्यू से अलग कर दे रहे हैं, ओके। वो वैसे नहीं अडॉप्ट कर पा रहे। सेम चीज जेजे एक्ट में भी बोलते हैं मैरिड कपल्स कैन अडॉप्ट। मैरिड कपल अगेन, हम अगर आप अपने हर, मैं जेजे एक्ट की बात कर रही हूँ तो चूंकि उसमें सारे लॉज हैं, जी। तो आप चाहे क्रिश्चियंस की बात करिए चाहे मुस्लिम्स की बात करिए, सेम वहां पर भी मैरिज मतलब कैन हैपन ओनली बिटवीन टू डिफरेंट सेक्सेस, नॉट बिटवीन सेम सेक्स। जी। तो गोइंग बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या लॉ ऑफ मैरिज है हर अपने रिलीजन के, सारे ही हमारे कम्युनिटीज जितने भी रिलीजन स्पेसिफिक लॉज हैं, सब मना करते हैं कि सेम सेक्स कपल्स कैन नॉट अडॉप्ट, दे डोंट हैव अ राइट। हाउएवर,
अगर कोई सिंगल एलजीबीटी कपल है, हम्म। सपोज देयर आर टू पीपल जी। हु आर लिविंग टुगेदर बट ऑब्वियसली दे कांट अडॉप्ट, बट अगर एक ए है जो गे है और वो जी। सिंगल रह रहा है, वो हम्म। बिल्कुल अडॉप्ट कर वो सकता अडॉप्ट है। कर सकता है। जी जी तो मैम यहाँ पे एक अगला सवाल निकल कर और आता है कि वैसे तो लॉज में साफ तौर पे लिखा गया है कि वंस अडॉप्शन हैज़ बीन डन इट कैन नॉट बी कैंसल्ड और इट कैन नॉट बी वैलिड। बिल्कुल। तो क्या मैम अगर अडॉप्शन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो क्या उसको किसी भी ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है? पहला सवाल मैम मेरा ये है। और दूसरा ये है मैम कि सपोज करिए आज एक परिवार है, उसने अपने बच्चे को अडॉप्शन में दिया, उसको लगा कि भाई मेरे परिवार में 2-3 बच्चे हैं, एक को हम दे देते हैं, क्योंकि मैम ऐसा केस मैंने 2-3 फैमिली में देखा भी है। जी अब पता चला मैम उसके परिवार में जो बच्चे थे उनकी डेथ हो गई या वो मिसिंग हो गई, कुछ हो गया, तो वो चाहता कि अब मेरा वंश तो खत्म हो गया, क्योंकि जो मेरा पहला बच्चा था उसको मैंने अडॉप्शन में दे दिया, जी। जो मेरा दूसरा बेटा था वो अब दुनिया में रहा नहीं। तो जो उसने अडॉप्शन का प्रक्रिया कंप्लीट किया है, क्या मैम वो वापस से उस अडॉप्शन वाले बच्चे को वापस अपने परिवार में लेके आ सकता है या नहीं मैम? अच्छा, तो पहला तो आपका सवाल जो है कि हम क्या वैलिड अडॉप्शन अडॉप्शन को चैलेंज चैलेंज कर कर सकते हैं सकते जी। हैं? तो बिल्कुल नहीं। हमारे आपके आप हिंदू अडॉप्शन पढ़ें या आप जेजे एक्ट पढ़ें, इन दोनों में प्रक्रियाएँ मेंशन्ड हैं। हम्म। और हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में तो शायद सेक्शन 15 जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, वो बोलता है कि अ वैलिड अडॉप्शन इज़ इर्रिवोकेबल, इट्स फाइनल एंड इर्रिवोकेबल। जी। एंड अगेन मेरी बात अगर आपने ध्यान, वैलिड अडॉप्शन, वैलिड। वैलिड मतलब आपने 6, 7, 8, 10 और 11 और 11। 9, 6 से लेके 11 तक आपने सारे प्रोविजंस अगर कंप्लाई किए हैं, जी। 21 साल का गैप है, आपके घर में कोई अपने लेजिटिमेट बेटी नहीं है तो आपने बेटा अडॉप्ट कर लिया है, और आपकी उम्र भी ठीक है, 21 साल, सब कुछ जो लिखा हुआ है वो वैलिड अडॉप्शन है। अगर वो हो गया हम्म। तो आप उसको कभी रिवोक नहीं कर सकते। ना बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसको वापस ले सकते हैं, ना एज अडॉप्टिव पेरेंट्स आप उनको कैंसिल कर सकते हैं, और ना ही अडॉप्टेड चाइल्ड ये कह सकता है मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं वापस जा रहा हूँ। ओके। ये तीनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, अडॉप्टेड पेरेंट्स एंड द अडॉप्टेड चाइल्ड हियर। वन। दूसरा जो आपका सवाल था कि अगर किसी ने दे दिया और अब उनको लगा कि वंश खत्म हो गया, मैं जी। बच्चा वापस जाऊं, तो ये आई थिंक उसका आंसर उसी में है कि आप नहीं ले सकते अपना बच्चा वापस। अब देखिए, दो चीजें हैं, जब आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बात करते हैं हम्म। तो उसमें कैटेगरी बोलते हैं हम OAS, ओके। विच इज ऑर्फन्ड, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चाइल्ड। सरेंडर चाइल्ड। तो ऑर्फन हमें पता है, अबैंडन हमें पता है। अब जब हम आपका जो सिनेरियो जो जो मुझे समझ आया कि अगर आपने अपना बच्चा दे दिया, जी। तो कई बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां कपल को लगता है कि भाई अब हमारे 3 लड़कियां हो गई, हम नहीं रख सकते, सरेंडर कर देते हैं वो, बिल्कुल। या उनको उनके पास पैसे नहीं है कि वो और बच्चों को करें, तो वो सरेंडर कर दे रहे हैं। तो जब आप सरेंडर करते हो तो ये जो इनकी चाइल्ड कमिटी होती है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, जेजे बोर्ड में, जी। तो इनका काम है कि जब ये बच्चों को अडॉप्शन के लिए कारा को दें, कारा को जब वो लिस्ट मेंटेन करें, उससे पहले इनका काम है वो इस बच्चे को लीगली डिक्लेयर करें फ्री फॉर अडॉप्शन। फ्री फॉर अडॉप्शन। जी। तो अब ये आप कैसे करते हो? जब कोई भी कपल अप्रोच करता है कि हम इस बच्चे को सरेंडर कर रहे हैं, तो आपसे वो दोनों माता पिता से आपसे वो एक एफिडेविट लेते हैं, लिखवाते हैं, जी। आप इस बच्चे को जो है सरेंडर कर रहे हैं, और लेटर ऑन आपका इसके ऊपर अब कोई राइट नहीं नहीं होगा। है। क्योंकि आप यू कैन नॉट कीप ऑन प्लेइंग जी, कि जी। आज आपका मन किया आप दे दिए, कल आपको लगता है नहीं आज मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। क्योंकि अगर वो बच्चा अडॉप्शन में चला गया तो हम उस बच्चे के साथ साथ उस पेरेंट का भी सोच रहे हैं बिल्कुल। जिसको हमने दे दिया अडॉप्शन में। तो इस चीज के सारे लिटिगेशन को, इस सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म करने के लिए आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन देके, एक प्रॉपर आप एफिडेविट में लिख कर देते हैं कि हम इस बच्चे को सरेंडर कर रहे हैं ड्यू टू ABC रीजन, आपका कुछ भी हो सकता है कारण, और उसके बाद आज के दिन से, जिस दिन भी वो ऑर्डर आ जाता है, उस दिन से आपका राइट ओवर दैट चाइल्ड वुड सीज टू एक्सिस्ट। तो इसलिए अगर वो वापस भी चाहें, जो आपका सवाल था, वो वापस भी चाहें तो वो उस बच्चे को वापस कभी नहीं ले सकते हैं। अच्छा मैम, यहाँ पे मेरा एक सवाल और है कि जैसे मैंने 1-2 केसेस में देखा है कि सपोज कर एक फैमिली है, उनके यहाँ बच्चे हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, अब उनके एक रिलेटिव्स हैं, हो सकता है उसकी बहन हो, उसका भाई हो, उसका कोई ताऊ का रिश्ता हो, अब वो चाहता है कि आप अपना बच्चा हमें दे दीजिए, तो मैम क्या हमें कारा के जरिए ही जाना होगा या वो दत्ता होम सेरेमनी के माध्यम से हो सकता है? देखिए, दोनों में ही प्रोविजन अवेलेबल है। इन रिलेटिव अडॉप्शन आपके हिंदू अडॉप्शन में भी है, आपके जेजे एक्ट में भी है। जेजे एक्ट में ऑब्वियसली अगर आप देखें, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आजकल जो कारा गाइडलाइंस है, जो हमारा 2021 का भी अमेंडमेंट आया था, साफ बोल दिया गया है कि आपका जो अडॉप्शन के प्रोसीजर्स हैं, जी। इरिस्पेक्टिव ऑफ वो किसी पर्सनल लॉ में है, वो सब चलेंगे कारा से ही। कारा से।
तो अगर आप एक हिंदू ही है और वो अपने मौसी ताई किसी को भी देना चाहता है, जी, तो चलेगा वो कारा से ही। और कारा से ही कारा चलेगा। में एक बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है फॉर इन रिलेटिव इन अडॉप्शन। रिलेटिव्स, जी, कि आपको अगर आपस में देना है दे दीजिए, बट सेम चीजें जो मैंने सेम बताया चीज़। सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे उनके ऊपर भी। मतलब मैम जो व्यक्ति बच्चे को अडॉप्शन देना चाह रहा है वो भी कारा को अप्रोच करेगा, जो लेना चाह रहा है वो भी कारा को वो अप्रोच भी करेगा कारा सेम के टाइम थ्रू, पे। बिल्कुल, बिल्कुल। वहीं से अप्रोच होगा, प्री फॉस्टर और सब कुछ उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। सेम उनकी जो आपका इनकम स्टेबिलिटी है, हुँ, हुँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मेंटल स्टेबिलिटी है, फिजिकल एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें अडॉप्टिव पेरेंट्स उनके ऊपर भी चलेंगी। तो मैम अभी कई बार आपने ज़िक्र किया है स्टेबिलिटी को लेके, आई थिंक जी। मेडिकल ग्राउंड की अगर हम बात करें, तो क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ़ पेरेंट्स की चेक की जाती हैं या बच्चे की भी चेक की दोनों, जाती है? दोनों, दोनों। बच्चे का भी एक अपना चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट बनती है, हुँ, हुँ। जो कारा ही बनाती है। जी, उसको जी। जो मैंने पहले पेरेंट्स का बताया था, उसको हम होम स्टडी रिपोर्ट बोलते हैं, जो ओके, पेरेंट्स का हम बैकग्राउंड चेक करते हैं। बच्चे का हम चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट प्रिपेयर करवाते हैं, जो ओके। कारा प्रिपेयर करती है। और कारा भी जितनी भी एजेंसीज़ होंगी, जिसने जैसे अगर आपने जो पहले सवाल किया था ऑर्फनेज में बच्चा है जी। अगर, तो अगर हमको हर बच्चे को फ्री करना है या हम उनको ऑफर करने वाले हैं हर बच्चे को फॉर अडॉप्शन, हुँ, तो हुँ। बिफोर दैट जो चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट होती है वो भी पेरेंट को प्रोवाइड की जाती प्रोवाइड है, की जाती है। प्रोस्पेक्टिव पेरेंट को, कि भाई बच्चे का ये है। लेट्स से कोई बच्चा है जो डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है, बिल्कुल। तो कई ऐसे कपल होते हैं हु आर फाइन कि हुँ, वी हुँ। डोंट माइंड, हमें बच्चा चाहिए, इवन इफ ही सफरिंग फ्रॉम अ डाउन सिंड्रोम वी डोंट समहाउ हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। तो गिविंग दैट रिपोर्ट टू द पेरेंट इज गोइंग टू बी समहाउ हेल्पिंग देम, कि आप किस बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और किस बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना नहीं चाह रहे। करना चाह रहे हैं। तो ये रिपोर्ट मैंडेटरी है, जो कि एजेंसीज को अपने पास हमेशा हैंडी रखना होता है। हर 6 महीने में से लेके 9 महीने तक इस रिपोर्ट को, अगर बच्चा सपोज अडॉप्ट नहीं हो पाया 1 साल के अंदर, तो आपको हर 1 साल में 6 महीने से 9 महीने से 1 साल के बीच में आपको हर बच्चे का जो नहीं ऑफर हो पाया फॉर अडॉप्शन, उसका फ्रेश आपको मेडिकल करा के चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। क्योंकि विद एज हो सकता है बच्चा कोई नया प्रॉब्लम डेवलप कर ले, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। जो उसकी शुरू की प्रॉब्लम थी वो आपको बताना पड़ेगा कि ये जी, जी। बच्चा अब ऐसा है या फ्री है, या कोई एज़मा की प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम है चलने में, देखने में, कुछ भी, वो जी, आपको जी। रिपोर्ट बना के रखनी है, और वो दोनों तरफ मैंडेटरी है। ओके। तो मैम जब हम फिर से अडॉप्शन की बात करते हैं तो मैम काफ़ी सारे प्रावधान ऐसे जो कहते हैं कि वहाँ पे आपके स्पाउस की कंसेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैम बीवी चाहती है कि नहीं मुझे अडॉप्शन करना है, पति बोलता है नहीं करना है, या पति बोलता है करना है, बीवी बोलती है नहीं करनी है। अब जब हम हामा को पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो लिखा कि कंसेंट इज मैंडेटरी, कंसेंट जी, आपकी होनी चाहिए। अगर जी, आपकी एक बीवी है और एक से ज़्यादा है तो सभी की कंसेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मान लीजिए मैम कि अगर एक स्पाउस अपनी कंसेंट नहीं दे रहा है, हुँ, ना तो वो साउंड बाइंड भी है, हुँ, मेजर भी है, हुँ। इनकैपेसिटेटेड भी नहीं है, तो क्या मैम अडॉप्शन हो सकता है या मैम कंसेंट का लेना वाकई में ज़रूरी है? तो मैं फॉर दैट मैटर आई वुड लाइक टू से इट कि सिर्फ हामा नहीं, हुँ, हुँ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी ये मैंडेटरी प्रोविजन है। अच्छा। अगर आपने कोई अडॉप्शन कर लिया, सब कुछ है आपका, सारा वैलिड एसेंशियल है, सिर्फ एक कंसेंट मिसिंग है, हुँ, हुँ। आपका पूरा अडॉप्शन नल एंड वॉइड हो जाता है। ओके। तो आपको आपके 1 हस्बैंड हो, 2 हस्बैंड हो, बहुत रेयर है ये, बट 1 वाइफ है और 15 वाइफ हैं, जी। जो कि हो सकता है। आपको सब वाइफ्स का इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी, हर वाइफ का आपको कंसेंट लेना ज़रूरी है। जो पहली वाइफ होती हैं, हुँ, उनको हुँ। आप अगर हिंदू अडॉप्शन पढ़ेंगे, तो उनको सीनियर माना जाता है, जो फर्स्ट में मैरिज है। बाकी सारी लेटर इन पिक्चर है, बट कंसेंट ऑफ ऑल द वाइफ्स हैज़ टू बी टेकन। कंसेंट मिसिंग है, चाहे वो आप अपने पर्सनल लॉ के थ्रू जा रहे हैं, चाहे आप सेक्युलर लॉ के थ्रू जा रहे हैं, कंसेंट नहीं है, आपकी अडॉप्शन की एप्लीकेशन ही प्रोसेस नहीं होगी। तो इसमें जैसे मैंने बताया, माता पिता की सहमति जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं जी। फॉर दैट, उसमें दोनों की फुल कंसेंट, फ्री कंसेंट, सहमति चाहिए, उसके बिना अडॉप्शन नहीं हो सकता। तो मैम जैसे अडॉप्शन से रिलेटेड हमारे पास 3 लॉज़ हैं अभी फ़िलहाल एट प्रेज़ेंट, ठीक है? जी। तो मैम जब अडॉप्शन होगा तो क्या हमें ये चूज़ करना होगा कि हम किस लॉज़ के तहत अडॉप्शन चाहते हैं, या मैम हम तीनों को मिक्स कर सकते हैं एक साथ, अपने-अपने नहीं, बेनिफिट के देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू से? तीसरा जो है आपका गार्डियन एंड गार्ड्स गार्जियन एंड एक्ट, गॉड एक्ट, वो जी। अडॉप्शन की बात नहीं करता पर से। अच्छा। वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे वो आ रहा है। रही बात आपकी चूज करने की, अब जी। बचा ही हमारे पास फिर 2, 2। या तो अडॉप्शन या वो आपका जेजे एक्ट। अब हमारा जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, वो बड़ा स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्टेड है इन टर्म्स ऑफ जेंडर। हुँ, हुँ। यानी कि अगर आपके पास खुद का एक अपना लड़का है, जी। तो आप लड़का अडॉप्ट नहीं कर सकते। सेम सेक्स का अगर आपके पास कोई बच्चा बाय वे ऑफ अडॉप्शन या बाय वे ऑफ बायोलॉजिकल चाइल्ड बायोलॉजिकल और ऑलरेडी है, नेचुरल, जी।
तो आप सेम सेक्स अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ लड़की अडॉप्ट कर सकते हैं। अब आपके पास बचा क्या ऑप्शन? जुवेनाइल ही बचा, बट क्योंकि मैम जी, यहाँ पे एक अपवाद है मैम, आपने सुष्मिता सेन का नाम सुना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं गलत मैम, शायद उनके पास 2 बेटियां हैं, शायद दोनों अडॉप्टेड हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपको इस बात की इजाज़त देता है। जी, मैं बता रही थी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जेंडर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं है। आप जितनी मर्जी, आपके पास खुद के 2 लड़के हैं, आपको फिर से लड़का चाहिए, आप लड़का अडॉप्ट कर सकते हैं। कर तो सकते वहां हैं। पर रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ आपके पास ऑलरेडी क्या है, वो वहां एग्जिस्ट नहीं। तभी मैंने बोला आपके पास ऑप्शन ही बचा, हिंदू एज अ हिंदू एज अ आपके हिंदू। पास ऑप्शन ही बचा कि जाइए आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में करिए। दूसरा, अगर अब मैं मुसलमान हूँ, जी। तो मुसलमानों में ऐसा मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, जी। इनमें आप देखेंगे अडॉप्शन नहीं चलता। नहीं इनका चलता। लॉ, इनका कैनन लॉ क्रिश्चियंस का और इस शरिया लॉ ही अलाउ करता। हम्म। अब इनको भी अगर अडॉप्ट करना है तो अभी तक तो ये गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में ही चल रहे थे। ठीक है। आपका रिलेशनशिप सिर्फ गार्डियन की तरह होगा, हम्म। टेस्टामेंट्री या गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। अब आपने शबनम हाशमी का केस पढ़ा होगा जी। 2014 का। उस केस में कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तो सेक्युलर लॉ है, हम्म। और राइट ऑफ अडॉप्शन तो सबका राइट होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, जी। बट एटलीस्ट ये राइट है टू फॉर एवरी पेरेंट टू हैव अ चाइल्ड, ऑफ कोर्स एंड मैम। वाइस वर्सा। तो उस रॉ में उन्होंने बता दिया कि भाई आपको अगर अडॉप्ट करना है तो आप भी इधर आइए, आप यहाँ अडॉप्ट करिए, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आपको इतना है देखना कि जितने भी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रहे हैं, अगर आप उस पर खरे उतर रहे हो तो हमारे पास ऑप्शंस हैं टू चूज फ्रॉम। टू और चूज। ऑप्शन कौन से हैं? ऑप्शन हमारे पास ऑर्फन के बच्चे, अबैंडन्ड बच्चे और सरेंडर सरेंडर्स, बच्चे। यही वाले बच्चे वहां पर अडॉप्ट किए जाते हैं। एंड कोशिश की जाती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले प्रोसेस की जाए जो इंडिया में रहते हैं, इन कंट्री अडॉप्शन। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन ऑफ इंट्रा कंट्री अडॉप्शन हम अप्लाई करते हैं, जो कि एक केस था लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में ही कोर्ट ने बोला कि भाई हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश में जो पेरेंट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ हर पेरेंट के हर फैमिली में बच्चे हैं, जी। तो हमारे देश में पेरेंट्स हैं, उनकी एप्लीकेशन पहले प्रोसेस करो, उसके बाद आप फॉरेनर्स की प्रोसेस करो, क्योंकि जी। पहले हमको कोशिश करनी चाहिए हमारा बच्चा इंटरनली प्लेस हो जाए ओके। उसके ऊपर, क्योंकि अगर हमारा बच्चा इंडिया में है तो हमारे लिए थोड़ा इजी है टू कीप अ वॉच। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आप उनके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं कर रहे हो, अडॉप्शन में ले गए और उससे घर के काम करवा रहे हो। जी जी। तो हमारे यहाँ है, तो जो हमारी एजेंसीज होती हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, वो हर 3 से 6 महीने में घर पे, कह लीजिए एक तरीके से इन अदर फॉर्मल लैंग्वेज, छापे मारो। अच्छा, चेक भी करते हैं वो। हाँ, जाके देखते हैं कि बच्चा कैसे ठीक से रह रहा है, खाना पीना है नहीं है, एज अ मदर, एज अ फादर, आर यू लविंग हिम और नॉट, और हाउ हैज ही बीन ब्रॉट अप। ये जो एक डिफिकल्टी है, ये चैलेंज हो जाएगी अगर बच्चा दूसरे देश में चला गया, क्योंकि फिर आपको उनकी गवर्नमेंट से एक एनओसी लेना पड़ेगा, उनकी एजेंसी से आपको फिर कोऑर्डिनेट करना जी। पड़ेगा, तब जाकर आप उस बच्चे पे टैब रख पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है हमारे यहाँ पर, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। आप कैसे भी, आपके पास ऑप्शन तभी बचेगा टू चूज जब आप फ्रेश अडॉप्शन कर रहे हैं। जी। लेकिन अगर आप डबल अडॉप्ट, लड़का है लड़की कर रहे हो, तो आप अपने हिंदू लॉ में जाइए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल। बट लड़की है, दोबारा लड़की करना चाहते हैं, जैसा आपने सुष्मिता सेन का बताया, तो आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और कोई नहीं है आपके पास। जी। तो अंकिता मैम, थैंक यू सो मच। मैं तो सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आया था, और इस उम्मीद के साथ कि सभी सवालों का जवाब मिलेगा, और मैम मैक्सिमम सवालों का जवाब मिल गया। और कुछ ऐसे सवालों का जवाब भी मैम मिला जो शायद वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं मैम तो उतना डिटेल में गो थ्रू नहीं कर पाते, जब केसेस भी आते हैं मैम तो ऐसे केसेस बहुत ही कम नेचर के आते हैं। जी। तो आज मैम आपके माध्यम से एटलीस्ट हमें कारा किस तरीके से फंक्शन करता है एग्जैक्टली हमें ये जानने और समझने का मौका मिला। अदरवाइज मैम, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी तो जो पूरी दुनिया बस वो हामा तक सिमट के रह गई थी। और मैं भी सोचता यार था, सुष्मिता सेन ने अडॉप्शन किया तो किया कैसे। जी। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स लॉट फॉर गिविंग सच अ वैल्यूएबल नॉलेज एज वेल एज टाइम मैम। थैंक यू सो मच रवि, एंड आई होप जो भी मैंने जवाब दिए वो आपकी, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ी हेल्प हो, एंड आई होप आवर डिस्कोर्स हैड बीन सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड able to express my views and opinions, so thank you so much नहीं for मैम, your ये time. तो खैर हमारे लिए सम्मान की बात है, और इस आशा के साथ कि बहुत जल्द मैम आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, thank you Thank you. and have a great day. Thank you so much Ravi, thank you.